हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को। तो दोस्तों, आज लीगल पेडागोजी पे हम शुरुआत करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज की। अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, सीटेट, यूपीटेट, या कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्लैट, सीयूईटी, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पूरी सीरीज में हम डेली के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको कवर करेंगे और उनको जनरल स्टडीज से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा सपोर्ट करना है और आज हम कवर करने वाले हैं 2 सितंबर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। तो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है यूपीआई से जुड़ा हुआ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो दोस्तों, पाया गया कि अगस्त के महीने में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शन हुई यूपीआई के जरिए। तो जो भी आप पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, किसी भी बारकोड स्कैनर के थ्रू जो पेमेंट करते हैं वो यूपीआई पेमेंट मानी जाती है। और यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई को कब हमारे देश में लागू किया गया था? हमारे देश में लागू किया था 2016 में। किसने इसको डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो ये सारी ही बातें आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए चीफ बनाए गए हैं, नए प्रमुख बनाए गए हैं मनीष देसाई जी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का काम क्या होता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का काम होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस को ब्रीफिंग देना चाहती है वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए दी जाती है। उसके साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, जैसे कि जया वर्मा सिन्हा जी पहली महिला चेयरपर्सन बनाई गई हैं रेलवे बोर्ड की। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनाई गई हैं, अध्यक्ष बनाई गई हैं जया वर्मा सिन्हा जी। उसके साथ ही साथ गीतिका श्रीवास्तव जी, गीतिका श्रीवास्तव जी पहली महिला रहेंगी भारत की तरफ से जो कि भारत के हाई कमीशन को लीड करेंगी पाकिस्तान में। तो ये दोनों ही सुपर विमेन, इन दोनों का ही नाम याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला है दोस्तों कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हमारे देश ने आज एक और रिकॉर्ड बनाया है। हमारे देश ने आदित्य L1 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। मतलब अभी वो जा चुका है श्रीहरिकोटा से। कहां पर है श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, जहां से चंद्रयान 3 को भेजा गया था। वहीं से ही आदित्य L1 मिशन को आज भेज दिया गया है। आदित्य L1 मिशन करेगा क्या? आदित्य L1 मिशन दोस्तों जो सूर्य की बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहरी सतह जो है सूर्य की, जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसका अध्ययन करेगा, उसकी स्टडी करेगा। उसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि L1 का मतलब क्या है। यहाँ पे आदित्य L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब है दोस्तों लैग रेंज पॉइंट 1। इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? इनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है निगार शाहजी। तो दोस्तों, इसमें चंद्रयान 3 की तरह ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ये सूर्य पे लैंड करेगा। लैंड नहीं करेगा, सूर्य से काफी दूर रहते हुए ये जो सूर्य की बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम कोरोना कहते हैं, उसको स्टडी करेगा, उसका अध्ययन करेगा और 15 लाख की दूरी तय करेगा 125 दिनों में। अगला है दोस्तों कि अगस्त के महीने में जो जीएसटी कलेक्शन रहा वो 1.59 ट्रिलियन का रहा। इतने पैसे कलेक्ट हुए जीएसटी के तौर पर। उसके साथ ही साथ आपको कुछ और फैक्ट्स जानने हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी दोस्तों हमारे देश में लागू हुआ 2017 में। 101वां अमेंडमेंट एक्ट था और 122वां बिल था जीएसटी का। और जीएसटी को लागू करने के लिए 16 राज्यों की अनुमति जरूरी थी, जिसमें कि पहला राज्य बना असम, जिसने जीएसटी के लिए अनुमति दी थी, और 16वां राज्य बना था उड़ीसा। उसके साथ ही साथ दोस्तों एक जीएसटी काउंसिल है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको हेड करती हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वित्तीय मंत्री जो होती हैं वो उसको हेड करती हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो 16 राज्यों की अनुमति की जरूरत थी, जिसमें 16वां राज्य बना था उड़ीसा। उसके साथ ही साथ जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी लागू हुआ दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी का स्लोगन क्या है? जीएसटी का स्लोगन है वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। अगला है दोस्तों कि हमारे देश के जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के,
उनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है। तो A+ रेटिंग मिली है हमारे देश के जो गवर्नर हैं उनको। और वो कौन है? वो आरबीआई के 25वें गवर्नर है, नाम है शक्तिकांत दास जी। अगर आपसे सवाल पूछ ले कि पहले गवर्नर कौन थे हमारे देश के, तो उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों सीडी देशमुख। भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख, और वैसे पूछे कि पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो उनका नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ। अगला है दोस्तों कि कंपटीशन कमीशन ने विस्तारा एयरलाइन और एयर इंडिया एयरलाइन के मर्जर को अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दी है। तो आप जानते हैं कि विस्तारा जो है वो भी टाटा की ही कंपनी है और एयर इंडिया को भी अभी टाटा ने एक्वायर किया था। तो इन दोनों के मर्जर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दी है। और अभी चेयरपर्सन कौन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की? उनका नाम है रवनीत कौर। अगला है दोस्तों कि सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट बने हैं, नए राष्ट्रपति बने हैं पीएम शनमुगरत्नम। पीएम शनमुगरत्नम नए प्रेसिडेंट बने हैं सिंगापुर के। ये भारत से ही ताल्लुकात रखते हैं, इंडियन ओरिजिन के ही हैं। और ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों यूके में ऋषि सुनाक जी हैं भारतीय ओरिजिन के, आयरलैंड में लियो एरिक, पोर्चुगल में एंटोनियो कोस्टा, मॉरिशस में प्रविंद जुगनौथ। तो दोस्तों ये और कंट्रीज हैं जहां पे हमारे देश के ओरिजिन के लोग एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड हैं। दोस्तों मूडी एक एजेंसी है जिसने इंडिया का तो जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको बढ़ाकर अब 6.7% कर दिया गया है। तो दोस्तों मूडी के हिसाब से जो भारत की जीडीपी है वो 6.7% से ग्रो करेगी 2023 में। 2023 में 6.7 से ग्रो करेगी। पहले इन्होंने 5.5% से ग्रो करने का अनुमान लगाया था, पर अब उसको बढ़ा के 6.7% कर दिया है। तो मूडी का जो मूड है भारतीय जीडीपी को लेके वो काफी ज्यादा सुधर गया है। अगला है दोस्तों कि आर माधवन, जो कि एक बहुत ही फेमस मूवी जिसमें नाम है रहना है तेरे दिल में, जिसको जो आशिक नहीं भी थे कुछ लोग आशिक बन गए थे। तो आर माधवन जी को अपॉइंट किया गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं आर माधवन, जो कि शेखर कपूर को रिप्लेस करेंगे। पहले शेखर कपूर थे, अब आर माधवन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? पुणे में स्थित है। तो ये भी बात आपको याद रखकर जानी है। अगला है दोस्तों कि इंडिया ने आज ही पाकिस्तान को हराया है पेनल्टी शूटआउट्स में और जीत लिया है 5S एशिया हॉकी कप। 5S एशिया हॉकी कप जीत लिया है भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को शिकस्त देके पेनल्टी शूटआउट्स में। और ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था ओमान में। और भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और एक और बात याद रखनी है कि जो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है इंडियन हॉकी टीम की। इंडियन हॉकी टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर है उड़ीसा की जो राज्य सरकार है, और 2033 तक ये ही इसकी ऑफिशियल स्पॉन्सर रहने वाली हैं। दोस्तों अभी हमारे देश में बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसके हिसाब से अगर ये लागू हो जाता है तो लोकसभा के चुनाव, राज्यों के चुनाव, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव, मतलब उसके साथ ही साथ म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत सभी के चुनाव एक ही तारीख पर हुआ करेंगे। तो इसके ऊपर ही पूरा रिसर्च करने के लिए, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए 8 मेंबर्स का पैनल नियुक्त किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन को डिस्कस करने के लिए। जिसको हेड कौन कर रहे हैं? इस पैनल को हेड कर रहे हैं दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी इसको हेड कर रहे हैं। ये 8 लोगों का पैनल अपॉइंट किया गया है, जिसमें कौन कौन है? हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी हैं, गुलाब नबी आजाद हैं जो कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एनके सिंह हैं जो कि पूर्व में फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन रह चुके हैं, सुभाष कश्यप जी हैं, उसके साथ साथ हरीश साल्वे जी हैं, रिनाउंड वकील है, रिनाउंड एडवोकेट हैं, और संजय कोठारी जी हैं जो कि पूर्व में सीवीसी के
चेयरपर्सन रह चुके हैं। तो इन सभी 8 लोगों के आपको नाम याद होने चाहिए। पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा इंसान मेंबर नहीं था उस 8 पैनल का जो कि बनाया गया था वन नेशन वन इलेक्शन को डिस्कस करने के लिए। और अगर दोस्तों हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो हमारा देश ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। अभी तक 3 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ है, जिसमें कि बेल्जियम है, स्वीडन है और साउथ अफ्रीका है। अगला है दोस्तों कि भारत ने विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। अगर कहीं पे कोई घटना हो जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, तो एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि एयरक्राफ्ट के जरिए, ड्रोन के जरिए वहां पे भेजा जा सकता है और ये कम से कम 200 लोगों की जान बचा सकता है 48 घंटे तक। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों आरोग्य मैत्री। तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि डेवलप किया गया है डिजास्टर वाली जगह पे भेजने के लिए। अगला है दोस्तों कि उदय कोटक जी जो कि एमडी और सीईओ हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और अपने कुछ पर्सनल रीजंस बताए कि वो कहीं कहीं ऑक्यूपाइड हैं, बिजी रहेंगे, इस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अभी कोई भी नए एमडी या सीईओ कोटक महिंद्रा बैंक के अपॉइंट नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों उद्देश्य यही रहेगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, जहां से सवाल पूछेगा वो मैं आपके साथ कवर करूं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। हर हर महादेव, राधे राधे।